नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में। जो यूपीटेट की एग्ज़ाम निरस्त हो चुकी, जो कि 1 महीने के अंदर अंदर होने वाली है, उसमें यहाँ पर बाल विकास का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और प्रैक्टिस सेट आपको जो निरस्त पेपर हुआ है उसी के आधार पर मिलेंगे। आपने 30 प्रश्न बाल विकास के देखे होंगे, जिसमें आपको वहाँ पर सिद्धांत, विधियां और जनक के संबंधित 8 से 9 प्रश्न पूछे गए थे। पुस्तक से 1 प्रश्न पूछा गया था। मूल्यांकन से 2 प्रश्न आए थे उसमें। सृजनात्मकता से 2 प्रश्न पूछे गए थे। शिक्षण के 4 प्रश्न आए थे। अधिगम के 7 आए थे। अभिप्रेरणा के 1, एनसीएफ का 1, अपसारी चिंतन का 1 और संज्ञानात्मक सिद्धांत के 2 प्रश्न, यानी कि टोटल यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। और इसी प्रकार का आपको यहाँ पर जो बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है वो इसी प्रकार का मिलेगा। आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं तो उसी के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर आपका आकलन करना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यदि ये पेपर में ये प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें आप कितने नंबर ला पा रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं वो जो निरस्त पेपर हुआ है उसी के आधार पर लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है। यहाँ पर देखिए, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक पूछा गया है। आशुबेल है, पियाजे है, हले या फिर स्किनर है। यहाँ पर देखिए एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको दिया जा रहा है, तो 4 विकल्प पढ़ते ही आपको आंसर बता दूंगा। उस समय में आपको आंसर देना है। यदि नहीं दे सकते तो वीडियो को पॉज करके आप या तो कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? स्किनर। याद रखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन मॉडल के जो जनक होंगे वो स्किनर होंगे। प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विक्टर रूम के, वाटसन के, स्किनर के या फिर थॉर्नडाइक के? आपका राइट आंसर होगा, जो प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था यह विक्टर रूम के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि आप सही आंसर दे रहे हैं तो आपके नंबर जोड़ते चलिएगा और अंत में जरूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न है, स्वप्रत्यय विकसित होता है। जो स्वप्रत्यय है ये किससे विकसित होता है? स्वधारणा से होता है, लोगों की धारणा से होता है, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से होता है या फिर बुद्धि से होता है? स्वप्रत्यय किससे विकसित होता है? तो याद रखिएगा, ये स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से स्वप्रत्यय विकसित होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं? यहाँ पर देखिए, ब्रूनर के सिद्धांत में क्या नहीं है पूछा गया है। नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच या फिर ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच? तो यहाँ पर देखिए, ब्रूनर के सिद्धांत में क्या नहीं है पूछा गया है। तो इसमें ज्ञान की पर्याप्तता की जांच है, लेकिन ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक। यहाँ पर देखिए, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। गेने है, ब्लूम है, वर्दिमर व अन्य है या फिर BF स्किनर है? समग्रता के सिद्धांत के बारे में यदि पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वर्दिमर व अन्य। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। समग्रता के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो वर्दिमर व अन्य को माना जाता है। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं, विलंबित उद्दीपक कहते हैं, ध्वन्यात्मक उद्दीपक कहते हैं या फिर अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं? पावलोव के अनुबंध प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं? तो उस ध्वनि को अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है ये किससे संबंधित होगा? अपसारी चिंतन से, अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से या फिर अभिसारी चिंतन से? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा अपसारी चिंतन से। याद रखिएगा, जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है ये अपसारी चिंतन से संबंधित होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निरीक्षण विधि में किया जाता है। जो निरीक्षण विधि है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है या फिर व्यवहार विश्लेषण किया जाता है? निरीक्षण विधि में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर आपका होगा इसमें दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यहाँ कथन, यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर देखिए, आने वाली जो एग्जाम है यूपीटेट की उसमें कथन भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1-2 कथन भी लिए हैं। तो यह जो कथन है किसके द्वारा दिया गया है? जेम्स ड्रेवर के, मैकडूगल के, मुनरो के या फिर हरलॉक के? राइट आंसर आपका होगा हरलॉक। याद रखिएगा, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन हरलॉक के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं? यहाँ पर देखिए, कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। सीखने
उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, क्रमशीलता का अभाव या फिर पुष्टिकरण। यदि चारों विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपके सामने होगा क्रमशीलता का अभाव। ये शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं होती है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निर्देशन प्रक्रिया होनी चाहिए, उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए, निर्देशनकर्ता केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए या फिर बाल केंद्रित होना चाहिए। जो निर्देशन प्रक्रिया है ये किस प्रकार की होनी चाहिए, याद रखिएगा ये बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो निर्देशन प्रक्रिया होनी चाहिए ये बाल केंद्रित होनी चाहिए। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यहाँ कथन किसका है, जिन पियाजे का है, क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है या फिर हरलॉक का है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये क्रो एंड क्रो का कथन है कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यहाँ कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, यहाँ पर देखिए सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। सुकरात है, रॉबर्ट है, किलपैट्रिक है या फिर अरस्तु है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर रॉबर्ट। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो रॉबर्ट होंगे। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन में उपयोग पर बल दिया है, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद या फिर संज्ञानवाद। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यवहारवाद। मनोविज्ञान के जो व्यवहारवाद संप्रदाय है इन्होंने तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। गोल्डमैन का नाम जाना जाता है बुद्धि के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सावयविक बुद्धि के लिए या फिर सामाजिक बुद्धि के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो गोल्डमैन का नाम जाना जाता है वो सावयविक बुद्धि के लिए जाना जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं, यहाँ पर देखिए संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिपुष्टि भी होगा, माध्यम भी होगा और अंतःक्रिया भी होगा। यहाँ पर जो पुनर्बलन है ये संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा पहचाना गया था। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है, ये यूपीटेट एग्जाम के हाल ही में जो एग्जाम आपकी निरस्त हुई इसमें भी पूछा गया था। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा। राइट आंसर आपका होगा पियाजे के द्वारा। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी 4 अवस्थाएं बताई उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं इनके द्वारा बताई गई है। चलिए रिक्तस्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। यहाँ पर 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक, 6 तथा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। संप्रति लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है, जो संप्रति लब्धि प्रतिमान है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पर रावत के द्वारा, ब्रूनर के, सचमैन के या फिर रोजर्स के। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कि जो संप्रति लब्धि प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है ये जेरोम ब्रूनर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, जेरोम ब्रूनर के द्वारा संप्रति लब्धि प्रतिमान विकसित किया गया है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व, यहाँ पर देखिए अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व आपको बताना है। सामाजिक परिवेश का ज्ञान है, सांस्कृतिक अनुभव है, कल्पना शक्ति का अभाव है या फिर उच्च मानसिक क्षमता। इन चारों विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर आपका सामने होगा कि कल्पना शक्ति का अभाव। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधक तत्व होगा वो कल्पना शक्ति का अभाव होगा। निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा स्रोत है, यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा का कौन सा स्रोत है ये पूछा गया है। आवश्यकता है, चालक है, उद्दीपक है या फिर उद्दीपन है या फिर सभी है। तो यहाँ पर देखिए आवश्यकता, चालन और उद्दीपन ये तीनों ही अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये सभी होगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अभी हाल ही में पूछा गया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, टर्मन के, गिलफोर्ड के, स्पीयरमैन के या फिर बीने के। राइट आंसर आपका होगा स्पीयरमैन के। ये तो एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर त्रिकारक के बारे में पूछना था कि बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है, जो त्रिकारक सिद्धांत हैं वो किसके द्वारा दिया गया। अब आपको आंसर देना है, तो ये भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर त्रिकारक सिद्धांत के बारे में पूछे, दोनों ही सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं, फ्रायड, वाजुंग कहलाते हैं,
मैकडूगल, कर्ट लेविन या फिर स्किनर। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा, जहाँ पर मूल प्रवृत्ति आ जाए तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, मैकडूगल होना चाहिए। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन कहलाते हैं, मैकडूगल कहलाते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन को, मनोविज्ञान को, वातावरण को या फिर मनोदैहिक को। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा पारंपरिक अनुकूलन को। याद रखिएगा, संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन को सीखा जाता है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, एक पुस्तक पूछी गई थी, उसी के आधार पर ये पुस्तक ली गई है। ऐसे ही आपको आगे भी बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण और भी जो सब्जेक्ट है उनके प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ नामक पुस्तक के बारे में पूछा गया है, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्किनर या फिर क्रो एंड क्रो। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर, यह जो पुस्तक है यह थर्स्टन के द्वारा लिखी गई है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अल्पकालीन स्मृति, जीवन प्रयत्न स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति या फिर कार्य स्मृति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जीवन प्रयत्न स्मृति। यहाँ पर देखिए, जो जीवन प्रयत्न स्मृति है ये सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए वो कौन सी आयु है जो कि समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष। राइट आंसर आपका होगा 6 से 11 वर्ष। जो समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है वहाँ बालक 6 से 11 वर्ष तक का होता है। यहाँ पर जो तीसरा वाला या फिर कह सकते हैं जो डी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। एरिक्सन, फ्रायड, पियाजे या फिर थॉर्नडाइक। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर फ्रायड। याद रखिएगा, जो प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था यह फ्रायड मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा मनो ऊर्जा का समसूचक है। यहाँ पर देखिए, मनो ऊर्जा का समसूचक के बारे में पूछा गया है। अहम है, इदम है, पराहम है या फिर मन का चेतन स्तर है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा इदम। याद रखिएगा, फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार जो मनो ऊर्जा का समसूचक होगा वो इदम होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, आरटी एक्ट 2009 लोकसभा में कब पारित किया गया। जो आरटी एक्ट 2009 है ये लोकसभा में कब पारित किया गया पूछा गया है। 4 अगस्त 2009 को, 3 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2010 को या फिर 3 अगस्त 2011 को। आरटी एक्ट 2009 लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। कब किया गया था, 4 अगस्त 2009 को। याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न, हम करके सीखते हैं यह किसके द्वारा कहा गया। डॉक्टर मेज के, योकम के, सिप्सन के या फिर कोलसनिक के। तो यहाँ पर हम करके सीखते हैं ये सिप्सन के द्वारा कहा गया। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर आज के जो 30 प्रश्न थे काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न थे। यदि आपके सामने इस प्रकार का पेपर आ जाएगा तो उसमें आप कितने नंबर ला पा रहे हैं ये कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। तो जल्दी दोस्तों इसके अगले पार्ट में या फिर कह सकते हैं कि अगले प्रैक्टिस सेट में जल्दी ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।